हो जाएंगी अपलोड। आपने शायद मुझे कोई मैसेज भी किए हुए हैं, आप लोगों को लेक्चर्स अपलोड हो जाएंगे। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि लेक्चर्स की आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेनी है, लेक्चर्स आप लोगों को सारे मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, अपलोड भी होगा, ठीक है। एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैंने इसीलिए कल की क्लास भी आप लोगों की कैंसिल कराई थी। मैंने सर से पूछ लिया था एंड ही वाज लाइक कि आप रेस्ट कर लें और क्लास जो है वो आप ना लें। एनीवे आप लोगों को मिल जाएगा, अभी ये लेक्चर के बाद मैं रिकॉर्डिंग्स उसमें अपलोड कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, आप लोग प्लीज स्लाइड्स ओपन कर लें। लास्ट टाइम हम लोगों का ये कंप्लीट हो गया था, जो है एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन, आई थिंक इट वाज लेफ्ट। तो आप लोग पहले पुरानी वाली स्लाइड्स जो हैं उनको ओपन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जो आज वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस है इसका थोड़ा सा स्टार्ट लेंगे। देन उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन होगी। ये कॉलोनाइजेशन वाले लेक्चर की आप लोग स्लाइड्स जो हैं वो काइंडली ओपन कर लें ताकि इसके ऊपर बात कर ली जाए। जब आप लोग ओपन कर लें तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा ताकि मैं फिर इसको स्टार्ट कर। आयशा, एडवेंट ऑफ ब्रिटिश, सॉरी, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एडवेंट इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये अभी हम लोगों ने वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस पढ़ना है ना, उसको जब हम लोग कवर करेंगे तो जब मैं उसके एंड पर आऊंगी ना, तो एंड पर मैंने आपको सोशल इम्पैक्ट्स, ब्रिटिशर्स की जो प्रेजेंस है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसके सोशल इम्पैक्ट्स भी कराने हैं, उसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स भी कराने हैं और उसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी कराने हैं। तो आई विल कवर मल्टीपल इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक कवर होना है। तो आप लोग बस इसको सीक्वेंस में भी चलने दें, चीजें जो है वो कवर इंशाल्लाह होंगी। अच्छा, हम लोग अभी बात जो है वो कर रहे थे, लास्ट टाइम वी टॉक्ड अबाउट एक्सप्लोरेशन एंड कॉलोनाइजेशन। कॉलोनाइजेशन में हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कशन की थी? वी टॉक टिल ग्लोरी, ठीक है जी, ग्लोरी तक हम लोगों ने बात की थी। गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, दीज वर द थ्री जीज दैट played an important role in colonization process, or you can say one of the main causes of colonizations is जो है gold, then comes glory and then God as well. If anyone is having confusion in this point, he or she can ask me, because last time you people had confusion in this point. If you people are clear, then I'll move towards religious persecutions. All clear? अच्छा जी, रिलीजियस परसिक्यूशंस की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को ये पता है कि मैंने आपको बताया था कि 16th सेंचुरी एनलाइटनमेंट, अच्छा कुछ लोग 15th सेंचुरी भी इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको 16th सेंचुरी भी कह लेते हैं, बट जो है ठीक है, इट्स फाइन बिकॉज दैट वाज एंड ऑफ 15th सेंचुरी व्हेन देयर वाज एक्चुअली एनलाइटनमेंट प्रोसेस स्टार्टेड, व्हेन एनलाइटनमेंट प्रोसेस एक्चुअली स्टार्टेड। ओके जी, 16th सेंचुरी एनलाइटनमेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो एनलाइटनमेंट से मुराद क्या है? मैंने आपको बताया था कुछ कुछ कि एनलाइटनमेंट से मुराद ये है कि उस टाइम पर लोगों को शऊर देने वाले कौन थे? डॉक्टर मार्टिन, सॉरी, मार्टिन लूथर किंग। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ये कहा था कि जी ब्लाइंड फॉलोइंग और डॉक्ट्राइन ऑफ डिविनिटी जो एग्जिस्ट करता है इन इंग्लिश सोसाइटी, दिस इज समथिंग फिशी, and there must be some logic behind existence of king and all the undue favors and rights that king and clergy are actually enjoying. So he put question mark on all these, on all those justifications that were given by king and clergy just to overpower the common masses or layman. तो उसके बाद दो जो है स्कूल्स ऑफ थॉट स्टार्ट हो गए थे उस टाइम पर। वन वाज ऑफ कैथलिक्स एंड द अदर वन वाज ऑफ प्रोटेस्टेंट्स। कैथलिक्स जो हैं ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस भी इनको बोलते हैं, ये वो क्रिश्चियनिटी का तबका है जो बिल्कुल हार्श लेवल पर क्रिश्चियनिटी को प्रैक्टिस करता है। हाउएवर प्रोटेस्टेंट्स आर दोस्त जो कि मार्टिन लूथर किंग ने ये वाला, इसको फादर ऑफ प्रोटेस्टेंट स्कूल ऑफ थॉट भी कहा जाता है मार्टिन लूथर किंग को,
and he initiated this school of thought and he is considered to be the founding father. इसमें इसने बेसिकली जस्टिफाई करने को बोला था कि किंग जो है वो अपने जितने अनड्यू फेवर्स और ये चीजें एंजॉय कर रहा है उसका आंसर करे, ठीक है। सो उसने ये बोला कि गॉड ने कोई भी जस्टिफाई अगर किया है कि किंग जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से या गॉड की तरफ से भेजा गया है तो कहाँ है इसकी जस्टिफिकेशन। उसके बाद बाइबल वाला भी सिनेरियो जो है वो ओपन हो गया, स्कैंडल ओपन हो गया कि देयर वर मल्टीपल you can say changings that were made by clergy and king in the Bible। उस बाइबल के अंदर डिफरेंट चीजें थी और लोगों को उस चीज पर यकीन नहीं था, लोगों को उस चीज का पता ही नहीं था अनलेस और अनटिल उस टाइम पर प्रिंटिंग प्रेस जो है वो एनलाइटनमेंट के टाइम पर आता है और ट्रांसलेशन जिस टाइम पर बाइबल की होती है तो उस टाइम पर ये चीजें सामने आती हैं कि देयर वाज लॉट ऑफ mess that was actually created by king and the clergy at that time। Anyway, then started 30 years of war which is actually between Catholics and Protestants। इसके अंदर से कोई आउटसाइडर एंटिटी मौजूद नहीं है, ये एक ही सिविल वार हो रही है, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स जो हैं वो आपस में कर रहे हैं। जॉन गुटेनबर्ग इन्वेंटेड प्रिंटिंग प्रेस, एग्जैक्टली ये मैंने आप लोगों को, आई थिंक आप आईआर में हो तो मैंने वहां पर बताया था। अच्छा, पीपल रीच्ड अमेरिका फॉर रिफ्यूज। अच्छा, अब जाहिर है आपको पता है जब अफगानिस्तान के अंदर भी जंग लगी हुई थी तो बहुत से लोग आपको पता है अफगान जो थे या तो पाकिस्तान आ गए थे या अमेरिका चले गए थे। जिस टाइम पर आपके मुल्क में जंग लगती है उस टाइम पर जो थोड़ा सा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तबका होता है वो अपना सब कुछ बेच बाच के जो है कोशिश करते हैं कि वो उस जगह से मूव कर जाएं, क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि ये एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। इसी तरह से जो इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसके अंदर भी जो पैलेस्टीनियंस थोड़े से साउंड फाइनेंशियल बैकग्राउंड से थे दे लेफ्ट, ठीक है। इवन इन लाहौर यूनिवर्सिटी यहाँ पर जो है पैलेस्टीनियन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, इनफैक्ट दे हैव कैफे ओवर देयर और वहां से पैलेस्टीनियन फूड बहुत मजे का मिलता है। अच्छा, वापस आते हैं तो 30 इयर्स ऑफ वार होती है और इस दौरान में क्या होता है कि पीपल रीच्ड अमेरिका फॉर रिफ्यूज। हैव यू गॉट दैट व्हाट वाज अनदर कॉज बिहाइंड कॉलोनाइजेशन, ठीक है। तो लोग रिलीजियस परसिक्यूशन से की वजह से बच के उस जगह पर पहुंच गए थे जो आज अमेरिका कहलाती है। तो यहाँ पर जो आबादी हुई है, यहाँ पर जो तबका आकर बैठा है वो भी एक रीजन है कॉलोनाइजेशन की, बिकॉज द मोर द पीपल आर देयर तो मोर अपॉर्चुनिटीज हैं, मोर एजुकेशन सॉरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं और जितनी ज्यादा लोगों की तादाद होगी उतना ज्यादा एग्रीकल्चरल यील्ड मिलेगा और जितना ज्यादा एग्रीकल्चरल यील्ड मिलेगा उतनी ज्यादा कॉलोनाइजेशन की अटेम्प्ट जो है वो स्ट्रांग होती जाएगी। तो दिस वाज अनदर रीजन बिहाइंड यू कैन से द कॉज बिहाइंड कॉलोनाइजेशन। अच्छा, ये एक्सप्लोरेशन की कॉज भी हो सकती है, ये कॉलोनाइजेशन की कॉजेज भी हो सकती हैं। तो इफ एग्जामिनर आस्क्स यू to explain the causes of colonization, so you will write these points: God, gold, glory, religious persecutions, and all these things. And if examiner asks you that what were the reasons behind exploration, तो उसमें भी आप लोग यही चीजें करोगे। एक्सप्लोरेशन और कॉलोनाइजेशन जो है दीज आर मोर और लेस यू कैन से देयर कॉजेज आर सिमिलर। अच्छा जी, रिलीजियस परसिक्यूशंस के बाद द वेरी नेक्स्ट पॉइंट इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अब आप ये देखें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट आती जाती है वैसे वैसे आपके पास लेटेस्ट इक्विपमेंट आता जाता है, ठीक है। वैसे वैसे आपके पास डिफरेंट एवेन्यूज जो हैं वो मिलते जाते हैं आपको इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर न्यू थिंग्स। इसी तरह से इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी की स्लाइड पर अगर आप आए तो आपको मैंने ये एक शिप बनाया हुआ है यहाँ पर और एक ये कंपस की पिक्चर है, ठीक है। सो 1535 में क्या होता है, 1535 में कंपस वाज इन्वेंटेड। बिफोर this there was no as such concept of compass, and how much compass is important a navigator can tell you better, ठीक है। a voyager can tell you better। ये जो voyages करते हैं, जो sea voyages करते हैं, the people can tell you better the importance of compass। it is a matter of life and death for them। the compass is actually matter of life and death for them। if you watch Netflix series, if you watch different kind of English movies, you will get an idea that how much compass is important for them। they find out that direction, that whether they are on northern side or southern side or eastern side or western side, everything or every direction is actually dependent upon that compass। and before Christopher Columbus voyages,
and a trial for exploration and colonization. There was no as such concept of compass. And then in 1535, compass was invented. And when compass was invented, it became easier for people to move from one place to another. People got जितना अमेरिका जाना पहले लोगों के लिए मुश्किल होता था, लोगों को परेशानी होती थी, लाइक अगर कोई वॉयजेस पर जाता भी था तो उनको वो डायरेक्शन नहीं मिल पाता था, तो अगर वो कॉलोनाइजेशन के लिए जाना चाहते थे तो कंपस ने उनको बहुत हेल्प किया लोगों को, कि उनको डायरेक्शन पता चलने लगी और अमेरिका तक रीच लोगों की बहुत आसान हो गई. So this was another cause. Compass was another cause behind colonization. You will just write main point in improvement in technology, and then in your sub points you will write these points. और जिस तरह मैंने आपको ये explain किया है, you will be having recordings. तो आप इनसे सुन के अपने जब नोट्स बनाएंगे तो आप यहाँ से इन्वेंशन ऑफ कंपस ये मेन पॉइंट दोगे, और उसके बाद ये जो 1535 लिखा है ये आपके अपनी एक्सप्लेनेशन में लिखोगे आप, ठीक है. You can write it in your outline as well, I mean in your heading as well. However, if you want to write in your explanation, you are good to go. Then comes the second point, that is gunpowder. ठीक है जी. अब gunpowder क्या है? आपको पता है कि जो पायरेट, एक सेकंड, अच्छा, पायरेट्स जो होते हैं, कोई बता सकता है पायरेट्स कौन होते हैं? अगर किसी ने पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी देखी हुई है, सीरीज देखी हुई कोई, बताएं कौन होते हैं? हम्म, नहीं पता. समुद्री डाकुओं को कहते हैं पायरेट्स. हम्म, जो अगवा करते हैं. समुद्री डाकू. उनकी एक आई पे ब्लैक होता है कुछ. हम्म, दैट इज एक्चुअली देयर गेटअप. आपने जज ठीक किया है, बट समुद्री डाकुओं को बोलते हैं जो समुद्र की रखवाली करते हैं. नहीं, समुद्र की रखवाली किसने करनी है मुझसे? ये वो हैं जो समुद्री डाकू हैं, लाइक जैसे अगर ट्रेड के पर्सपेक्टिव से शिप्स जा रहे हैं तो जो चोरी होते हैं, पूरा शिप जो है वो हाईजैक कर लेते हैं. आप लोग इंग्लिश मूवीज नहीं देखते? उसमें बहुत ज्यादा दिखाते हैं ये. अच्छा, अब आ जाते हैं गन पाउडर के ऊपर आते हैं. तो मैं आपको जो पायरेट्स का कॉन्सेप्ट बताया है पहले, दैट इज एक्चुअली लिंक विद गन पाउडर. अच्छा, अब होता क्या, देखो, होता ये था कि पहले समुंदर का जो सफर होता था, या जो ओशनिक सफर होता है, या सी वॉयजेस जिसको आप बोलते हो, that was a difficult task, not just in terms of compass, non-availability of compass. You can say that was a difficult voyage or difficult journey. Why? Because there were pirates over there, and those pirates used to hijack all the ships, all the people over there, and then they used to brutally treat them. और फिर उस वजह से लोग डर के एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हुए डरते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए डरते थे. बट देन विद द इन्वेंशन ऑफ गन पाउडर, पीपल गॉट सिक्योरिटी. जैसे ये ऐसे ही है जैसे लोगों को पहले पिस्टल का पता नहीं था और फिर इन्वेंशन ऑफ पिस्टल हो गई है. हालांकि इस टाइम तक पिस्टल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. गन पाउडर इज समथिंग एल्स. ठीक है. सो द थिंग इज कि गन पाउडर जो है, इट हेल्प्ड पीपल टू फील देमसेल्व्स सिक्योर, एंड सिक्योर फ्रॉम हूम? पायरेट्स. तो जैसे ही गन पाउडर आया, लोगों के लिए बहुत आसान हो गया सफर करना. दे यूज्ड टू हैव दैट गन पाउडर अलोंग विद देम, एंड देन दे यूज्ड टू गो ऑन वॉयजेस. और इस चीज ने अमेरिका तक रीच लोगों की बहुत आसान कर दी. तो यू कैन से दैट कंपास देन गन पाउडर आर द टू थिंग्स दैट हेल्प in that can be the cause of exploration or colonization. Then comes our third point, that is smaller ships. देखिए, सबसे पहले क्या होता था कि there was no as such concept of small ships.
छोटी शिप्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था, बहुत बड़े बड़े शिप्स होते थे. एज यू पीपल नो that when I was teaching you voyages of Columbus, I told you that in the very first voyage of Columbus, there were 120 people along with Columbus. So can you expect from a smaller ship that 120 people will fit in that particular small ship? No, not at all. So it was a big ship. It was huge actually. So it took so many days to reach the specific destination, right? So if there is a big ship, it takes a lot of time to reach a specific destination. However, if you talk about smaller ships, then it is easier to go. ठीक है, जब आप स्मॉल शिप के ऊपर जा रहे हो तो दैट इज इजियर टू रीच द डेस्टिनेशन एज कंपेयर टू द लार्जर शिप. सो इस चीज ने बहुत ज्यादा जो है वो लोगों को हेल्प किया टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एंड अमेरिका वाज इन रीच एंड देन पीपल वेंट देयर एंड देन दे हैड अटेम्प्ट्स ऑफ कॉलोनाइजेशन और देन दे प्लांटेड कॉलोनीज इन द नेम ऑफ किंग एंड क्वीन. और फिर आपको पता है वही रॉयल कॉलोनीज, चार्टर्ड कॉलोनीज, और जो मैंने आपको लास्ट टाइम सारा पढ़ाया है. अच्छा, अब हमारा फोर्थ पॉइंट है स्पेनिश आर्मेडा लार्ज शिप मॉडल. स्टार्ट में क्या था कि जो शिप होते थे या जो शिप के मॉडल्स होते थे वो बड़े पुराने किस्म के होते थे और वो बड़े ही ज्यादा स्लो होते थे. लेकिन ये जो स्पेनिश आर्मेडा है ये एक्चुअली ड्यूरिंग स्पेनिश वार जो है वो इन्वेंट किया गया था एंड इट हेल्प्ड इन अमेरिकन जो है कॉलोनाइजेशन एज वेल. इस तरह से लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया because that was actually a modified form and it took little time or you can say less time to reach destination as compared to the other models. ठीक है, so these were few of the reasons or you can say the causes behind colonization, and your main heading is actually improvement in technology, and you can now correlate main heading with the subheadings in compass, gunpowder, smaller ships, Spanish Armada. Don't you think that all these things are related to invention of technology or improvement of technology? Yes, they are. So you can say that these are also the causes behind colonization. When you will be explaining causes of colonization or causes of exploration, you will be having ample headings to explain a 20 marks question in your paper. So be vigilant. You can say, do not concise your argument. Do not just write 1535 compass, gunpowder, smaller ships. No, you are supposed to explain each and every point into 5 or 6 lines, right? I have explained while delivering lecture, and you will be having recordings. So whenever you will be making your own notes, you will be having few of the important points from my recordings that you can mention in your notes as well, right? So these are the things that you need to cater while you will be attempting paper, because I will not be there. All what is in my hand right now is to explain you people that how you are going to attempt, right? And this question is expected to be asked. ये question पूछा जा सकता है आप लोगों से. It is very important question. Six pages are not nauzubillah hadith, right? You can extend your answer to even 12 pages. I just remember कि मुझे जो अगर आप लोग 2022 CSS का पेपर उठाकर देखें यूएस हिस्ट्री का, तो जो क्वेश्चन आया हुआ है वो अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर आया हुआ है. और उसने क्वेश्चन कैसे पूछा हुआ है, उसने एक्ट्स पूछे हुए थे एंड आई हैड एक्ट्स ऑन माय फिंगर टिप्स, मेरी फिंगर टिप्स पे थी, और मैंने वो क्वेश्चन तकरीबन 14 पेजों पे किया था. यू वोंट बिलीव इट बट आई डिड. मैंने किया था. बहुत जो है वो लंबा गया था क्वेश्चन, लेकिन मेरी प्रैक्टिस थी और मैंने उसको अटेम्प्ट की. मैंने यूएस हिस्ट्री का पूरा ये जो मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, दीज आर एक्चुअली माय ओन नोट्स. ये जो स्लाइड्स बनी हुई हैं मेरे अपने नोट्स हैं. ये मैंने बड़ी मेहनत से जगह जगह से ढूंढ के बनाया हुआ है. तो ये मैंने फॉर योर मोटिवेशन ये सारा सिलेबस जो भी मैंने आप लोगों को कवर कराना, ये मैं 3 से 4 बार जबानी लिख चुकी थी. अगर आप लोगों को नहीं यकीन, मैं आप लोगों को ना एक वीडियो बना के दिखाऊंगी जिसमें इतना मोटा बंडल है लूज शीट्स का, जो सारा यूएस हिस्ट्री के अटेम्प्ट हुआ है जिसके ऊपर, एंड देन 3 रजिस्टर्स एज वेल. खपती होके पढ़े फिर ये निकलेगा CSS, ऐसे नहीं निकलेंगे. अच्छा, देन कम्स अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हार्श पनिशमेंट्स इन यूरोप. अच्छा, मैं आप लोगों की क्वेश्चंस और जो आप लोग कमेंट्स कर रहे हो एड्रेस करूंगी.
बट मैं पहले इसको कंप्लीट कर लूं, उसके बाद आती हूँ आप लोगों की तरफ। अच्छा, देन कम्स अवर लास्ट पॉइंट, दैट इज अनदर कॉज बिहाइंड यू कैन से कॉलोनाइजेशन, इट इज हार्श पनिशमेंट्स इन यूरोप। यूरोप के अंदर हार्श पनिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अब वो क्यों चल रहा था? वो इसलिए चल रहा था कि जब प्रोटेस्टेंट्स अपने राइट्स के लिए बोलते थे, आवाज उठाते थे, तो उनके ऊपर किंग और उसकी सारी टीम जो है वो बहुत ज्यादा तशद्दुद करती थी। तो ये जो हार्श पनिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट है यूरोप में, कोई इंसान जरा सी भी गलती करता था उसको उसी टाइम उड़ा दिया जाता था। कोई इंसान टैक्स देने में देर करता था उसको उसी टाइम मार दिया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ी है तो आप लोग बहुत अच्छे से ये बात मेरी समझ सकते हैं इस टाइम जो मैं पॉइंट समझाना चाह रही हूँ। फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको इतनी जल्दी तो मैं नहीं बता सकती, बट मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और आइडिया इसका दे देती हूँ। एंड आई एडवाइज यू पीपल कि वीकेंड्स पे कभी भी आप लोग फ्री हो तो काइंडली फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है इसको थोड़ा सा पढ़ना। अगर आप पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता, रीडिंग की आपको हैबिट नहीं है, तो एक छोटी सी कोई डॉक्यूमेंट्री फ्रेंच रेवोल्यूशन पे जरूर देख लेना, बिकॉज फ्रेंच रेवोल्यूशन एक ऐसी चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। उससे हिस्ट्री की बहुत सी चीजें लिंक्ड है। ठीक है, उसके बाद भी यूरोप में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया। किंग लुई 16 और आई थिंक 6, ये क्लियर कर लेना, एंड मैरी, they were on the verge to kill as many people as they could, because people started questioning their luxury lifestyle, people started questioning their luxury cars, people were actually रिजवाना क्या रिपीट करूं? फ्रेंच रेवोल्यूशन तो ये ऐसा ही है जैसे मैरी, ये ऐसा ही है जैसे आज पाकिस्तान में वजीर आला पंजाब के कपड़ों पे कोई सवाल उठा दे कि आपने ये कपड़े कितने के पहने हुए हैं, आप ये जो जिम्मी चू के जूते पहनती हैं, गुची के बैग्स पकड़ती हैं, ये आपने कहाँ से लिया है? ठीक है, exploitation of a lower class that mainly includes peasants, farmers। ठीक है, इसमें ये आ जाते हैं। एंड एंड ऑफ मोनार्की, एग्जैक्टली जब फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाता है प्रॉपर तो मोनार्की खत्म हो जाती है। और मैं आपको ना बताती हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग, ये गिलोटीन जो लिखा हुआ है ना स्टार्ट में, ये मैंने पॉइंट लिखा हुआ है गिलोटीन। अगर आप लोग इस टाइम भी गूगल करो तो आप लोग अगर सिंपली लिखोगे ना व्हाट इज, अच्छा गूगल आप लोगों ने क्या करना है, ये देखो ये पिक्चर बनी हुई, ये जो आप लोगों को स्लाइड्स में मैंने साथ में पिक्चर बना के दिखाई है ना, ये बेसिकली स्पेशली मैंने उस टाइम आप लोगों के लिए ढूंढी थी, ये गिलोटीन मैं आपको बता सकूं क्या है। ये जो ऊपर है ना सेल्स टैक्स जहां पर लिखा हुआ है, ये असल में कटर कटर है ये। ठीक है, तो होता क्या था कि जो भी गरीब तबका होता था जो कि टैक्स नहीं दे पाते थे या जो सवाल उठाते थे ना किंग और क्वीन के लग्जरी, आपको ना मैंने ना एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी, तो उसमें उन्होंने ना वो उसकी वर्थ बताई थी, उसकी कीमत बताई थी। जो सिर्फ जो मैरी क्वीन मैरी थी ना, उसके जो हेयर स्टाइल था, उसने अपना एक हेयर स्टाइल बनवाया था उस टाइम पर, जिस टाइम पर लोग मर रहे थे भूख से, मुल्क में लोग मर रहे हैं भूख से, बट उनका अयाशी जो थी ना वो खत्म होने में नहीं आती थी। एग्जैक्टली आप पाकिस्तान को कोरिलेट कर सकते हैं इस टाइम पे कि हमारे हुक्मरान किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और हमारी आवाम किस तरह की जिंदगी गुजार रही है। ठीक है, तो उसने एक हेयर स्टाइल अपना बनवाया था, आप लोग गूगल भी कर सकते हो, उसने ना शिप बनवाया था, हेयर स्टाइल में ही शिप बना हुआ था। ठीक है, तो वो इतना एक्सपेंसिव बना था और उसकी कॉस्ट मुझे याद नहीं है, अब वो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी। तो जब लोग उसके ऊपर सवाल उठाते थे, जब लोग क्वेश्चन करते थे कि आपके ये कहाँ से आया है पैसा, मुल्क में लोग मर रहे हैं, आप लोग किस तरह इतना लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, ये वो, मतलब लोग जब सवाल उठाते थे ना, तो उनको ये गिलोटीन के अंदर रख दिया जाता था और यहाँ से वो जो इसने पकड़ी हुई है ना रस्सी सी, इसको छोड़ देगा। जब इसको छोड़ देगा तो एकदम से इसकी गर्दन कट जाएगी। तो इतनी ज्यादा हार्श पनिशमेंट्स का कॉन्सेप्ट होता था यूरोप में। यानी कि अगर कोई इंसान छोटी से छोटी चोरी भी करता था ना,
छोटी से छोटी चोरी भी, तो भी उस इंसान का गला काट दिया जाता था। मतलब इतना जुल्म की इंतहा हो चुकी थी उस टाइम। और यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो डिफिकल्ट टू सर्वाइव। ये डिफिकल्ट टू सर्वाइव आई लगा लेना यहाँ पर। डिफिकल्ट टू सर्वाइव का मतलब ये है कि लोगों के लिए जीना महाल हो चुका था उस एनवायरमेंट में, उस सेटअप में। मतलब उनके पास खाने को रोटी नहीं थी, पहनने को कपड़े नहीं थे, और उनको टैक्स भी पे करने हैं। उनको ये आप लोग पाकिस्तानी सिस्टम जो है उससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पीपल रन टू अमेरिका। ठीक है जी। लोग जो है वो अमेरिका भागने की करते थे। मतलब इसी तरह बिल्कुल आप पाकिस्तान को रिलेट कर लो, जिन लोगों ने ब्रेन ड्रेन पढ़ा होगा। मतलब लोग निकल रहे हैं भाई, इस मुल्क से लोग निकल रहे हैं। वो क्यों निकल रहे हैं? वो कहते हैं कि हम लोगों के पास सेविंग्स कोई बच नहीं रही, हैंड टू माउथ होते जा रहे हैं लोग। और जो कमा रहे हैं वो चीज उनकी सिर्फ उनकी बेसिक अमेनिटीज ऑफ लाइफ के लिए इनफ है, अदरवाइज उनके पास कोई भी वे आउट नहीं है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑन द राइज, ठीक है। एजुकेशन सेक्टर में आप देख लो, जॉब सेक्टर में देख लो, कहीं पर भी आप लोग देख लो, देयर इज अ मेस। तो सिमिलर वाज द केस ऑफ फ्रांस एट दैट टाइम। और रेवोल्यूशंस जिस टाइम पर, इनकलाब जिस वक्त में आते हैं मुल्कों पर, तो वो वहां पर सिचुएशन बिल्कुल पीक पर पहुंच चुकी होती है, तब जाकर रेवोल्यूशन आता है, ठीक है। और रेवोल्यूशन के ऊपर एक बहुत प्यारी कोटेशन है, मुझे अभी याद नहीं आ रही। आ, मैंने पढ़ी थी, रेवोल्यूशन इज लाइक एन एप्पल, वंस इट इज राइप इट विल नॉट फॉल, यू हैव टू मेक इट फॉल। ये थी, आई थिंक, मुझे अभी वर्ड्स थोड़े से इधर उधर हो रहे हैं, बट ये कोटेशन इतनी प्यारी थी दैट इट एक्सप्लेन्स रेवोल्यूशन इन डिटेल। अगर आप इस कोटेशन को थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर पढ़ो। ये भी वर्ड टू वर्ड मुझे याद नहीं आ रही, और मुझे ये भी याद नहीं है ये कहा किसने था। आप लोग टाइप करोगे ना, आप लोगों को गूगल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो वो कहते हैं कि रेवोल्यूशन पके हुए सेब की तरह होता है, कि वो दरख्त पर लगा रहेगा। मतलब शऊर आप कह सकते हो ना, शऊर लोगों में आ गया है तो सही, ये खुद ब खुद गिरेगा नहीं ये सेब, आपको इसको खींच कर उतारना है। मतलब ये कि रेवोल्यूशन आपको लेकर आनी पड़ती है, इनकलाब आपको लेकर आने पड़ते हैं, समझे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल रेवोल्यूशन। अच्छा, रेवोल्यूशन पे मेरा एम्फोसिस बहुत ज्यादा है। वो इसलिए कि आपको एस्से में ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, आप बड़ा प्यारा एस्से खुद से बना सकते हो, खुद से चीजें लिख सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीपल रन टू अमेरिका के बाद द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा, ये थोड़ा सा ना स्पेलिंग्स में एरर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा, व्हेन रिकॉग्नाइज्ड, अब ये जो व्हेन रिकॉग्नाइज्ड सोल्ड और कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी, यहां से मैं आपको समझाती हूँ अब ये मेरा पॉइंट क्या है। देखो, जिस टाइम पर लोग अमेरिका भागते थे ना, तो वो क्या करते थे, शिप्स में बैठ जाते थे, ठीक है। वो शिप जा रहा होता था, वो पूछते थे कि कहाँ जा रहा है, वो कहते थे अमेरिका जा रहा है, इतनी टिकट है। अब अगर किसी के पास उतने पैसे नहीं है, तो वो क्या करते थे, वो ना चोरी छुप जाते थे शिप के अंदर, कि कभी किसी जगह पे कोने में, कभी कहीं, ज्यादा सारे लोग तो होते थे। तो जब शिप के अंदर वो पहचाने जाते थे ना वो लोग, कि अच्छा ये तो भाग के आया हुआ है, ये तो यूरोप से भाग के आ रहा है, इसने टिकट के पैसे भी नहीं दिए। तो जो शिप का ओनर होता था, या जो शिप के अंदर कंडक्टर होता था, जो पीछे की तरफ होता था, वो क्या करते थे कि वो उन लोगों को टॉर्चर करते थे। वो कहते थे या तो हम तुम्हें समुंदर के बीच रास्ते फेंक देंगे, या तुम्हें वापस वहां यूरोप छोड़ के आएंगे जहां पे तबाही मची हुई है और रेवोल्यूशन आ रहा है, ठीक है। या फिर तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। और इंसान उस टाइम पर मजबूर था, वो ना तो मर सकता था, ना वापस जा सकता था। तो लोग क्या उन्हें कहते थे कि हम आपकी बात मान लेंगे। बात उनकी क्या होती थी कि जिस टाइम पर वो अमेरिका पहुंचते थे ना, तो वो उन लोगों को बेच देते थे, कुछ पैसों के एवज उन लोगों को बेच देते थे अमेरिका के अंदर। और फिर वहां पर वो लोग जो हैं, जब बिक जाते थे, तो फिर उनको जो भी खरीदता था वो अपने काम लेता था उनसे, फसलें कटवाता था, बीज कहता था बोलो, फिर उसके बाद पानी दो फसलों को, ठीक है। इस तरह के काम करवाते थे लोगों उनसे, जो बेचे हुए लोग होते थे। यहां से कॉन्सेप्ट ऑफ स्लेवरी स्टार्ट होता है अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर जो स्लेवरी का कॉन्सेप्ट आया है, वो यहां से शुरू होता है। और एक बात इंटरेस्टिंग आपको मैं और बताऊं, कि अमेरिका से स्लेवरी का आगाज बेसिकली अमेरिका से होता है। और स्लेवरी खत्म भी सबसे जो है ना मुश्किल से अमेरिका में से हुई है, ठीक है।
सो इसको आप जो है वो कंसीडर कर सकते हैं इस पॉइंट को. सो अगेन लेट मी जस्ट गिव यू 1619 में हुआ था आगाज एग्जैक्टली. आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस ईयर बट स्टिल. अच्छा, let me just give you a quick review of what we have studied so far. Initially, we talked about physical features of the United States of America. Basically, I don't want to start the third lecture with you people right now. Fourth lecture, ठीक है हमारा अब जो next है, that is fourth lecture. That will be on War of American Independence, and I don't want to start that lecture basically because वो आपका टेम्पो खराब हो जाता है. ठीक है, तो लेट मी जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू और फिर उसके बाद हम लोग इसको वाइंड अप करते हैं. कल वी विल बी टॉकिंग अबाउट वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस. मैंने आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर दी. ठीक है, स्लाइड्स को यू पीपल, इफ यू पीपल वांट, सो यू पीपल कैन रीड दो स्लाइड्स. और कल हम लोग जो है वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस स्टार्ट करेंगे और दैट इज एक्चुअली हाफ लेक्चर. जो आप लोगों को स्लाइड्स मैंने शेयर की हैं वो हाफ हैं. वो सिर्फ रेवोल्यूशन मैंने बताया है अमेरिका में कैसे आया था और व्हाट वर द रीजंस. वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस इज अनदर टॉपिक. ठीक है, हालांकि टीचर्स ये टॉपिक एक गो में पढ़ाते हैं, बट आई वांट टू डिवाइड दिस टॉपिक इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट आई विल टीच यू रेवोल्यूशन, all the acts, all the atrocities that Americans had to face, and then in my next lecture I will be talking about the process of war or the whole situation that was going on at that time. ठीक है जी, किस तरह से लोगों की अमवात हुई, किस तरह से प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोगों ने फेस की. क्लियर है? अच्छा जी, सो इनिशियली वी टॉक्ड अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ अमेरिका. ठीक है जी, सबसे पहला लेक्चर हमारा था जिसमें हम लोगों ने बात की थी, एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को सिलेबस का दिया. देन वी टॉक्ड अबाउट फिजिकल फीचर्स एंड नाउ यू पीपल कैन गेज द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट लेक्चर ऑफ फिजिकल फीचर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. कॉलोनाइजेशन में भी उनका जिक्र आया, मायास का, रेड इंडियंस का, एस्टेक्स का, उधर से कोरिलेट हुआ. अभी जब आप वार ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस का टॉपिक पढ़ेंगे तो भी आपका फिजिकल फीचर से कोरिलेट होगा वो. सो ईच एंड एवरी लेक्चर आई हैव डिजाइंड इन अ वे ताकि आप लोगों की एक सीक्वेंस जो है इवेंट्स का चले और आप लोगों को हर चीज से आगाही हो. अच्छा, फिजिकल फीचर्स के बाद वी टॉक्ड अबाउट एक्सप्लोरेशन. एक्सप्लोरेशन के बाद हम लोगों ने कॉलोनाइजेशन के ऊपर आ गए और कॉलोनाइजेशन के हम लोगों ने सारे कॉजेज देखे हैं. और उससे पहले मैंने आपको बताया कि कॉलोनी क्या होती है और कॉलोनीज की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं. ठीक है, फिर मैंने आगे फिर आपको कॉजेज ऑफ जो है वो कॉलोनाइजेशन ये करवाए. ठीक है, सो आज हम लोगों ने गोल्ड ग्लोरी, उसके बाद पढ़ा है रिलीजियस परसिक्यूशंस, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, हार्श पनिशमेंट्स इन यूरोप. तो दीज वर द पॉइंट्स जिनको आप कह सकते हैं कि वर द कॉजेज बिहाइंड कॉलोनाइजेशन और कॉजेज बिहाइंड एक्सप्लोरेशन. ठीक है जी, और दिस इज ऑल अबाउट इट. देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू पीपल कैन ऐड, वो यहाँ पर आते हैं. ठीक है, कॉजेज ऑफ एक्सप्लोरेशन अगर आप टॉपिक खोलें तो अपनी स्लाइड खोलें तो यहाँ पर हार्श पनिशमेंट्स इन यूरोप के नीचे आता है पॉपुलेशन प्रेशर, इकोनॉमी, क्लाइमेट एंड फूड क्राइसिस. ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये आप ब्रिटिश के पर्सपेक्टिव में बता सकते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में उस टाइम पर पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत ज्यादा था, इसलिए उन्होंने कॉलोनाइजेशन की थी. इकोनॉमी का बहुत ज्यादा प्रेशर था, इकोनॉमी फॉल्टर हो रही थी, इसलिए एक्सप्लोरेशन की थी और कॉलोनाइजेशन. क्लाइमेट वहां का बहुत खराब था, मैं क्लाइमेट पे आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ. एंड देन फूड क्राइसिस आए हुए थे यूरोप में. ठीक है, फूड क्राइसिस क्यों आए हुए थे? due to revolution, French Revolution. ठीक है, so these points can be added as well if you people want to, and this is all about it. Okay जी, कोई क्वेश्चन? मैं आप लोगों को दिखा दूंगी सांझा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, मैं आप लोगों को अटेम्प्ट हुए हुए सारे क्वेश्चंस बेशक दिखा दूंगी. ठीक है, less than 1 minute. Okay जी, let's just wind it up here, and tomorrow we will be talking about American Revolution. Okay जी, take very good care of yourself. जो IR वाले हैं, I'll see you people there at 8 PM. Allah Hafiz.